तो आज हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम या किडनी जो है उसमें आने वाली सभी डिसीज़ कंडीशन जो है, जिसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, एक्यूट रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज पीकेडी जिसको कहते हैं, उसमें कॉमन नर्सिंग केयर प्लान जो है वो कैसे बनाएंगे। तो उसमें कॉमन नर्सिंग केयर प्लान के लिए सबसे पहला डायग्नोसिस जो रहता है वो रहता है एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू डिक्रीज यूरिन आउटपुट, रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। मतलब सोडियम और वाटर के रिटेंशन के कारण से या यूरिनरी आउटपुट डिक्रीज हो गया, कम हो गया, उसके कारण से बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो एक्सेस हो जाता है, बढ़ जाता है, तो एक नर्सिंग डायग्नोसिस हो जाएगा। और इसके लिए जो गोल रहेगा वो रहेगा मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करना। इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन जो रहेंगे वो रहेंगे, सबसे पहला तो असेस फ्लूइड स्टेटस जो है उसको असेस करना। असेस कैसे करते हैं, एक तो डेली वेट जो है वो मॉनिटर करना है, क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस पे वेट जो है सडनली बढ़ता है, पर डे वेट जो है वो गेन होता है। दूसरा इनटेक आउटपुट चार्ट जो होता है उसको मेंटेन करना, उससे फ्लूइड स्टेटस का पता करेंगे। एक प्रेजेंस ऑफ एडिमा यदि उपस्थित हो रहा है बॉडी के अंदर तो वो भी इंडिकेट करता है कि बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो गया है। एक डिस्टेंशन ऑफ नेक वेन, नेक जो है उसमें वेन जो होती है कैरोटिड वेन, उसके डिस्टेंशन मतलब फुली हुई है तो वो ऑब्जर्व करेंगे। इसके पीछे रेशनल जो होता है वो होता है कि पेशेंट जो है उसका फ्लूइड स्टेटस जो है वो उसका पता चल जाए हमें, और साथ ही साथ ऑन गोइंग जो चेंजेस आ रहा है बॉडी के अंदर उसको भी आइडेंटिफाई कर लें। दूसरा नर्सिंग इंटरवेंशन इसमें जो रहेगा लिमिट फ्लूइड इनटेक जो है उसको लिमिटेड कर देना है। मतलब जितना प्रिस्क्राइब फ्लूइड वॉल्यूम दिया गया है, मतलब जितना फ्लूइड इनटेक का दिया गया है उतना ही फ्लूइड इनटेक उसको करना है, ज़्यादा एक्सेस वाटर जो है उसका इनटेक नहीं करना है। और ये फ्लूइड इनटेक लिमिट करने का कारण जो है वो रहता है कि फ्लूइड वॉल्यूम जो है उसको मेंटेन करना है उस कारण से। तीसरा इंटरवेंशन जो रहेगा एनकरेज फॉर सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट। सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट जो है वो लेने के लिए पेशेंट को एनकरेज करना है, ताकि क्या होगा, सोडियम जो है उसका रीअब्जॉर्प्शन कम होगा। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो उसके साथ साथ वाटर जो है उसका भी रीअब्जॉर्प्शन होगा और वाटर का भी रिटेंशन होगा, जिससे बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो उसके लिए पेशेंट को सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट जो है मतलब नमक जो है वो कम खाने के लिए या बंद करने के लिए एडवाइस करते हैं। अगला पेशेंट जो है उसके पेरेंटल फ्लूइड वॉल्यूम जो भी चल रहा है उसको मॉनिटर करना है और उसके रेट को मॉनिटर करना है। मतलब पेरेंटल फ्लूइड वॉल्यूम जो चल रहा है उसको मॉनिटर करना है, साथ ही साथ पेरेंटल फ्लूइड वॉल्यूम के साथ पेशेंट का क्या रिस्पांस आ रहा है, यदि फ्लूइड दिया जा रहा है उसके बराबर यूरिन पास आउट हो रही नहीं हो रही है, वेट कितना गेन हो रहा है, उसको मॉनिटर करना है, ताकि इनटेक आउटपुट जो है पेशेंट का उसको मॉनिटर किया जा सके। पांचवा इंटरवेंशन फ्रीक्वेंटली चेंज पोजीशन जो होती है पेशेंट की वो फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना है। पोजीशन चेंज करने का मुख्य रीज़न होता है यूरिनरी आउटपुट जो है उसको प्रमोट करना। वीनस स्टेसिस जो हो रहा है उसको भी प्रमोट करना था, वीनस स्टेसिस नहीं हो और यूरिन जो है वो बाहर निकल जाए, जिससे एडिमा जो होगा वो रिलीव होगा। तो ये तो मेनली इंटरवेंशन और रेशनल हो जाएंगे। इवैल्यूएशन है तो क्या हो जाएगा कि गोल इज मेट एज मैनिफेस्टेड बाय नॉर्मल वाइटल साइन, मेंटेन डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, रिड्यूस नेक वेन डिस्टेंशन एंड नॉर्मल स्किन टर्गर। मतलब हमारा जो गोल था फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करना वो इन इवैल्यूएशन के द्वारा मेट हो जाता है। वाइटल साइन उसके नॉर्मल है, डाइटरी रेस्ट्रिक्शन जो है वो ले रहा है पेशेंट जो है, नेक वेन में डिस्टेंशन जो है वो कम हो गया, स्किन टर्गर जो है वो कम है, एडिमा जो होता है वो भी क्या हो गया है, रिजॉल्व हो गया है, मतलब एडिमा कम हो गया है। तो पहला नर्सिंग डायग्नोसिस तो ये होगा। सेकंड होगा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू हाइपरनेट्रीमिया। मतलब हाइपरनेट्रीमिया जो हो रहा है और हाइपर कैलेमिया हो रहा है उसके कारण से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है। तो उसके लिए जो गोल हो जाएगा हमारा वो रहेगा मेंटेन नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है बॉडी के अंदर ब्लड का उसको मेंटेन करना। इसमें जो इंटरवेंशन जो रहेंगे, सबसे पहला तो पेशेंट जो है उसको हाइपरनेट्रीमिया के लिए असेस करना है। हाइपरनेट्रीमिया में असेस करने के लिए मेनली पेशेंट जो है उसके अंदर फ्लूइड लॉस कितना हो रहा है, फ्लूइड गेन कितना हो रहा है, उसको मेंटेन करना है। मतलब एक तरह से देखा जाए इनटेक आउटपुट चार्ज जो है उसको भी मेंटेन करते रहना है। साथ ही साथ पेशेंट जो है उसके अंदर बिहेवियर चेंजेस कुछ आ रहे हैं तो उसको असेस करना है। बिहेवियर चेंजेस जो है वो असेस करने के पीछे जो रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा कि रेस्टलेसनेस, लिथार्जी, ऐसे कोई साइन आ रहा है तो उसको असेस करना है। ये सब साइन इंडिकेट करते हैं हाइपरनेट्रीमिया को। तो हाइपरनेट्रीमिया का कोई साइन आ रहा है तो उसके लिए पेशेंट जो है उसको असेस करना है। अगला मॉनिटर सीरम सोडियम लेवल। सीरम सोडियम लेवल जो होता है जो नॉर्मली 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है, ये मॉनिटर करने के पीछे रीज़न जो होता है वो हाइपरनेट्रीमिया का लेवल जो है, मतलब कितने सीवियरिटी में हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अगला एनकरेज
सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट, मतलब सोडियम लो डाइट या सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट जो होती है, जैसे नमक, बिना नमक का खाना या नमक जो है खाने के अंदर वो कम कर देना है। साथ ही साथ साल्ट वाला फूड जो होता है, जैसे चिप्स होते हैं, स्नैक्स होते हैं, वो अवॉइड करने हैं। और इसके पीछे जो रीज़न होता है, रेशन होता है, वो है सीरम सोडियम लेवल जो है उसको रिड्यूस करना, मतलब कम करने के लिए। इसमें जो इवैल्यूएशन हो जाएंगे वो हो जाएंगे गोल इज़ मेट एज एविडेंस बाय नो साइन ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, मतलब हमारा गोल मिल चुका है क्योंकि पेशेंट के अंदर हाइपरनेट्रीमिया के साइन जो है वो नहीं मिल रहे। तो ये तो दूसरा डायग्नोसिस हो गया। तीसरा जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो है अल्टर न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग। तो किडनी की सभी डिसीज़ के अंदर एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग कॉमन होते हैं। तो उसके कारण से न्यूट्रिशनल स्टेटस जो होता है पेशेंट का वो डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उससे उतना फ्लूइड न्यूट्रिशन जो है वो नहीं ले पाता है। तो इसके लिए जो गोल रहेगा वो हमारा रहेगा कि मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशनल इंटेक, न्यूट्रिशनल इंटेक जो है पर्याप्त हो जाए। और इसके लिए जो नर्सिंग इंटरवेंशन और रैशनल जो रहेंगे उसमें सबसे पहला तो असेस न्यूट्रिशनल स्टेटस, पेशेंट जो है उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो असेस करना है ताकि जो भी चेंजेस जो आ रहे हैं पेशेंट के अंदर उसको मॉनिटर किया जा सके। असेस कैसे करना है, एक तो वेट चेंज जो हो रहा है, मतलब वज़न के अंदर बदलाव होता है तो वो देखना है। किडनी डिसीज़ के अंदर पर डे 1 kg के आसपास वज़न जो है उसमें चेंजेस आते हैं, मतलब रैपिडली वज़न जो होता है वो बढ़ता है बिना न्यूट्रिशन लिए भी। तो सेकंड चीज़ जो है वो लैब वैल्यू जो भी आ रही है, जैसे इसमें BUN, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन है, प्रोटीन है, आयरन है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल है, उन सबको लैब वैल्यू को असेस करना। दूसरा इंटरवेंशन जो है वो हो जाएगा प्रमोट इंटेक ऑफ हाई कैलोरी वैल्यू प्रोटीन फूड, जैसे एग, डेयरी प्रोडक्ट, मीट। हाई प्रोटीन वाला फूड जो होता है जैसे कि एग है, डेयरी प्रोडक्ट है, मीट है, उनको लेने के लिए पेशेंट को एनकरेज करना, मतलब प्रमोट करना है। ये इसलिए करते हैं ताकि पेशेंट जो इसमें ग्रोथ और हीलिंग जो है वो अच्छे से हो सके। अगला, एनकरेज हाई कैलोरी, लो प्रोटीन, लो सोडियम डाइट। तो पेशेंट जो है इसको एनकरेज करना है कि वो हाई कैलोरी वाली डाइट ले, साथ ही लो प्रोटीन, लो सोडियम डाइट ले। अगला, प्रोवाइड रिटर्न लिस्ट ऑफ फूड अलाउड एंड सजेस्टेड, मतलब पेशेंट को जो भी खाने का उसको सजेस्टेड है या अलाउ किया गया है उसकी रिटर्न लिस्ट दे देती हैं। ये लिस्ट देने का फ़ायदा यही होगा कि पेशेंट जो है उसको पता चल जाएगा उसको क्या चीज़ खानी है और क्या नहीं खानी है, मतलब पॉजिटिव अप्रोच पेशेंट का रहेगा डाइट रेस्ट्रिक्शन के प्रति। अगला, प्रोवाइड फ्रीक्वेंट ओरल केयर, मतलब पेशेंट जो है उसकी ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है, ओरल केयर जो है वो प्रोवाइड करवानी है ताकि पेशेंट जो है उसके अंदर स्टोमेटाइटिस जो होते हैं या माउथ के अंदर अल्सर जो है वो नहीं हो। किडनी डिसीज़ के अंदर माउथ के अंदर अल्सर होना एक कॉमन सिम्टम होता है। प्रोवाइड प्लीजेंट एनवायरनमेंट, पेशेंट जो इसको प्लीजेंट मतलब अच्छा स्वस्थ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है, खास करके जब वो खाना खाए उस समय, ताकि उसको एनोरेक्सिया जो हो रहा है, भूख में कमी हो रही है, वो दूर किया जा सके। तो ये तो इंटरवेंशन रैशनल हो जाएंगे। इवैल्यूएशन जो होगा इसमें वो होगा कि गोल इज़ मेट एज एविडेंस बाय मेंटेन वेट, नॉर्मल लैब फाइंडिंग, नो रैपिड इंक्रीज और डिक्रीज वेट, मतलब हमारा गोल जो मिल चुका है। कैसे मिल चुका है कि पेशेंट के अंदर अचानक से वज़न में उतार चढ़ाव जो है वो नहीं हो रहा है, लेबोरेटरी लैब वैल्यूज़ जो है वो नॉर्मल आ रही है, साथ ही साथ वेट जो है वो मेंटेन है। तो एक तो नर्सिंग डायग्नोसिस ये हो गया। अगला जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो है एक्टिविटी इनटॉलरेंस रिलेटेड टू फटीग, एनीमिया, रिटेंशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसका रिटेंशन के कारण से, एनीमिया के कारण से और फटीग जो हो रहा है वो, तो उसके कारण से एक्टिविटी इनटॉलरेंस हो रहा है, मतलब पेशेंट जो है वो नॉर्मल एक्टिविटी जो है वो नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए गोल रह जाएगा कि पेशेंट जो है वो एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करे, मतलब वो एक्टिविटी जो भी है उसको टॉलरेट कर ले। इसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशन जो रहेंगे वो रहेंगे असेस द एक्टिविटी लेवल, पेशेंट की एक्टिविटी लेवल जो है उसको असेस करना ताकि उसका एक्टिविटी टॉलरेंस जो है या स्ट्रेंथ जो है उसकी वो पता चल जाए। सेकंड, प्रमोट इंडिपेंडेंट इन सेल्फ केयर, पेशेंट जो है उसको सेल्फ केयर के लिए प्रमोट करना है, मतलब खुद ही अपनी देखभाल जो है कर ले, उसके लिए प्रमोट करना है ताकि उसकी जो सेल्फ स्टीम जो है, मतलब आत्मविश्वास जो है उसको बढ़ाया जा सके। एक, एनकरेज अल्टरनेटिव एक्टिविटी विथ रेस्ट, मतलब पेशेंट जो है उसको एक्टिविटी और रेस्ट दोनों के लिए एनकरेज करना है कि वो एक्टिविटी भी करता रहे, बीच बीच में रेस्ट जो है वो भी लेता रहे ताकि उसकी एक्टिविटियाँ जो भी हो रही है पेशेंट की वो लिमिट के अंदर हो, मतलब ज़्यादा एक्सेस एक्टिविटी भी पेशेंट नहीं करे। एक, एनकरेज फॉर पैसिव एक्सरसाइज एंड मूवमेंट, पेशेंट जो है उसको एनकरेज करना है पैसिव एक्सरसाइज करने के लिए, साथ ही साथ बॉडी की मूवमेंट जो है उसके लिए, ताकि एक्टिविटी टॉलरेंस जो है पेशेंट का वो इम्प्रूव हो, मतलब एक्टिविटी जो है वो टॉलरेट कर ले। गोल जो हमारा रहेगा इसमें वो रहेगा गोल इज़ मेट एज एविडेंस बाय पार्टिसिपेट इन इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एक्टिविटी, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे
एक्टिविटी का लेवल बढ़ाया जाता है, पेशेंट जो है उसमें पार्टिसिपेट कर लेता है, उसको एक्टिविटी कर लेता है, इसका मतलब हमारा जो गोल जो है वो अचीव हो जाएगा। तो एक तो नर्सिंग डायग्नोसिस ये हो जाएगा। अगला नर्सिंग डायग्नोसिस रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू डिप्रेस्ड इम्यूनोलॉजिक सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम है पेशेंट का वो डिप्रेस हो गया, डिक्रीज हो गया है, उसके कारण से पेशेंट जो है इन्फेक्शन के लिए प्रोन है। साथ ही साथ पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन है, तो हॉस्पिटलाइजेशन के कारण से इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो उसके लिए क्या करना है कि पेशेंट जो है उसको इन्फेक्शन से बचाना हमारा गोल रहेगा। इसमें जो नर्सिंग इंटरवेंशन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे असेस साइन ऑफ इन्फेक्शन, मतलब पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन का साइन है तो उसके लिए असेस करना है ताकि इन्फेक्शन जो है उसका पता लगाया जा सके। सेकंड, पेशेंट जो है उसका बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मॉनिटर करते रहना है। फीवर तो पेशेंट को नहीं आ रहा है, क्योंकि फीवर जो होता है वो फर्स्ट साइन होता है इन्फेक्शन का। यदि इन्फेक्शन है तो पेशेंट को फीवर आएगा। अगला, मॉनिटर यूरिनरी फंक्शन इफ़ कैथेटर, तो यदि पेशेंट को कैथेटर लगा हुआ है तो यूरिनरी फंक्शन जो है उसको मॉनिटर करना है। साथ ही साथ कैथेटर के द्वारा इन्फेक्शन नहीं हो उसके लिए भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि कैथेटर पर लगा रखा है पेशेंट को तो उसको पेरिनियल केयर जो है वो प्रॉपर देनी है ताकि इन्फेक्शन जो है उससे उसको बचाया जा सके। अगला, प्रोवाइड क्लीन बेड एंड एनवायरनमेंट, पेशेंट जो है उसको एक क्लीन बेड जो है और एनवायरनमेंट वो प्रोवाइड करवाना है ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। एक हैंड वॉशिंग जो है उसकी प्रैक्टिस करवानी है पेशेंट को, मतलब पेशेंट को टच करते समय हैंड जो है उसको अच्छे से प्रॉपर वॉश करना है, हैंड हाइजीन को मेंटेन करना है। एक विजिटर जो है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देना है ताकि इन्फेक्शन जो है स्प्रेड नहीं हो। इसमें जो हमारा गोल होगा वो जाए गोल इज़ मेट एज एविडेंस बाय नो साइन ऑफ इन्फेक्शन, मतलब पेशेंट में इन्फेक्शन का कोई भी साइन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमारा गोल जो है वो अचीव हो गया। तो एक तो नर्सिंग डायग्नोसिस ये हो जाएगा। अगला नर्सिंग डायग्नोसिस जो रहेगा इसके अंदर वो रहेगा डिस्टर्ब्ड सेल्फ स्टीम रिलेटेड टू डिपेंडेंसी, रोल चेंज इन बॉडी इमेज, चेंज इन सेक्सुअल फंक्शन, मतलब पेशेंट जो है उसकी डिपेंडेंसी हो रहा है, मतलब पेशेंट डिपेंड हो रहा है, अपनी एक्टिविटी खुद नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ बॉडी जो है उसका चेंज हो रहा है, रोल प्ले जो है वो चेंज हो रहा है, एक सेक्सुअल फंक्शन के अंदर चेंजेस आते हैं। इन सब कारणों से क्या होता है, पेशेंट का जो सेल्फ स्टीम जो होता है, आत्मविश्वास क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। पेशेंट जो होता है वो हीन भावना जो है उससे ग्रसित हो जाता है। इसके लिए क्या करते हैं कि पेशेंट जो है उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है उसको इम्प्रूव करना। पेशेंट के सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए क्या रहेगा, इसमें इंटरवेंशन जो रहेंगे हमारे वो रहेंगे पेशेंट जो है उसको और उसकी फैमिली जो है उसको रिस्पॉन्स और रिएक्शन जो है इलनेस के प्रति और ट्रीटमेंट के प्रति उसको असेस करना है। मतलब पेशेंट जो है और उसके फैमिली मेम्बर जो होते हैं उनको बीमारी और बीमारी का उपचार जो है उसके प्रति क्या उनके रिएक्शन आ रहे हैं, वो क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कितना टेंशन में ले रहे हैं, उन सबको क्या करना है, असेस करना है ताकि पेशेंट जो है उसका सेल्फ स्टीम लेवल जो है उसको पता लगाया जा सके। अगला, असेस रिलेशनशिप ऑफ पेशेंट एंड सिग्निफिकेंट फैमिली मेम्बर, तो पेशेंट जो है उसके और उसके साथ वाले जो भी फैमिली मेम्बर जो है उनके साथ उसके रिलेशनशिप कैसे हैं, वो किस प्रकार से रह रहे उसका पता लगाना है ताकि पेशेंट जो है उसकी स्ट्रेंथ और सपोर्ट जो है उसका पता लगाया जा सके कि पेशेंट को उसके फैमिली मेम्बर कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना मजबूती प्रदान कर रहे हैं उसको, इसका हमें पता लगाया जा सके। तो एक तरह से साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है उसके लिए हमें देखना है कि पेशेंट जो इसके फैमिली मेम्बर जो भी है या रिलेटिव जो भी है वो किस प्रकार से उसके साथ बिहेवियर करते हैं। एक एनकरेज ओपन डिस्कशन, मतलब पेशेंट के साथ ओपन डिस्कशन करना है, सिर्फ पेशेंट ही नहीं उसके फैमिली मेम्बर जो है उसके साथ भी ओपन डिस्कशन करना है, उससे बात करनी है कि लाइफस्टाइल जो है उसके अंदर क्या चेंजेस लाने हैं, उसको खाने के अंदर उसको क्या चेंजेस लाना है, क्या खाना उसको नहीं खाना है, साथ ही साथ उसको एक्टिविटी कितनी करनी है उसके बारे में, एक ऑक्यूपेशन जो है उसका उसके बारे में डिस्कस करना है, कोई ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के कारण तो डिसीज कंडीशन नहीं हो रही है, एक सेक्सुअल चेंजेस जो आ रहे हैं बॉडी के अंदर उसके बारे में भी उससे पेशेंट से बात कर लेनी है। इन सब बारे में बात करने का मेन उद्देश्य यही है, रेशन यही होता है कि पेशेंट जो है वो ये भी चेंजेस जो भी आ रहे हैं उसके साथ अच्छे से डील कर ले ताकि उसका जो सेल्फ स्टीम कॉन्सेप्ट या डाउन हो रहा है वो डाउन नहीं हो। पेशेंट के फैमिली मेम्बर जो भी है उनके साथ डिस्कस करना है लव के बारे में, वार्मथ के बारे में, अफेक्शन जो होता है, मतलब पेशेंट जो है फैमिली मेम्बर से पेशेंट के साथ प्यार से पेश आना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करना है। साथ ही साथ उन फैमिली मेम्बर को एनकरेज करना है कि वो पेशेंट जो है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे। ये सब देने के पीछे का रेशन जो हमारा होता है वो होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है पेशेंट का उसको इम्प्रूव किया जा सके। अगला नर्सिंग डायग्नोसिस जो रहता है वो रहता है रिस्क फॉर कॉम्प्लिकेशन
जैसे हाइपरटेंशन, एनीमिया, हाइपरकैलेमिया, पेरिटोनाइटिस रिलेटेड टू डिसीज़ कंडीशन के कारण से जो भी कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, जिससे क्या आ सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, हाइपरकैलेमिया हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। तो इन कॉम्प्लिकेशन को क्या करना है, हमें असेस करना है। तो उसके लिए जो हमारा गोल जो रहेगा वो रहेगा पेशेंट एक्सपीरियंस एंड एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन। इसके लिए जो इंटरवेंशन होंगे वो रहेंगे असेस साइन ऑफ हाइपरकैलेमिया। मतलब हाइपरकैलेमिया का मतलब होता है पोटेशियम का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज होना। नॉर्मल लेवल जो पोटेशियम का रहता है हमारा वो रहता है 2 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इससे यदि अधिक होता है तो वो हाइपरकैलेमिया कहलाता है। तो हाइपरकैलेमिया जो है उसके साइन जो उसको असेस करना है, क्योंकि हाइपरकैलेमिया जो है उसके कारण से लाइफ थ्रेटनिंग चेंजेस आते हैं, कार्डिक प्रॉब्लम जो है वो हाइपरकैलेमिया के कारण से आ सकती है। सेकंड, मॉनिटर सीरम पोटेशियम लेवल। सीरम पोटेशियम लेवल जो है उसको मॉनिटर करते रहना है ताकि हाइपरकैलेमिया जो है उसको हमें पता लगाया जा सके। अगला, असेस पेशेंट फॉर मसल्स वीकनेस, डायरिया, ईसीजी चेंजेस। पेशेंट जो है उसको लगातार कंटिन्यूसली असेस करना है, साथ ही मॉनिटर करना है कि मसल्स में वीकनेस तो नहीं आ रही है, डायरिया तो नहीं हो रहा है, ईसीजी के अंदर चेंजेस तो नहीं आ रहे। ये सभी चेंजेस जो है वो इंडिकेट करते हैं हाइपरकैलेमिया को। अगला, हाइपरटेंशन जो है एक कॉम्प्लिकेशन होता है, तो उसके लिए मॉनिटर एंड रिकॉर्ड ब्लड प्रेशर जो है उसको मॉनिटर करना है, साथ ही साथ लिखते रहना है ताकि हाई ब्लड प्रेशर जो है हाइपरटेंशन उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। एक, एडमिनिस्टर एंटी हाइपरटेंसिव एज पर ऑर्डर। तो डॉक्टर के निर्देशानुसार जो भी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन जो होती है वो देनी है ताकि ब्लड प्रेशर जो है उसका कंट्रोल में रहे। एक, लिमिटेड फ्लूइड एंड साल्ट जो है जैसे सोडियम क्लोराइड जो होता है नमक, उसको और फ्लूइड इंटेक जो है इसको लिमिट करना है ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो। एक और कॉम्प्लिकेशन होता है कॉमन, वो होता है एनीमिया होता है। तो एनीमिया के लिए आरबीसी काउंट और एचबी लेवल जो है उसको मॉनिटर करना है ताकि एनीमिया की जो डिग्री है, मतलब एनीमिया कौन सा है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, उसका पता लगाया जा सके। अगला इंटरवेंशन, अवॉइड ड्रॉइंग अननेसेसरी ब्लड। तो अननेसेसरी ब्लड जो है वो बार बार लेने से उसको अवॉइड करना है, नहीं लेना है, क्योंकि बार बार ब्लड अगर लेंगे सैंपल के लेने के लिए तो उससे उसमें ब्लड की कमी हो सकती है। ये मेनली इसलिए किया जाता है ताकि एनीमिया की कंडीशन जो है और ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाए और ज़्यादा गंभीर नहीं हो जाए। डॉक्टर के निर्देशानुसार आयरन से कंटेनिंग मेडिकेशन जो भी है वो उसको देनी ताकि आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया जो है उसको प्रमोट किया जा सके। इसमें जो हमारा इवैल्यूएशन जो रहेगा वो रहेगा कि पेशेंट जो है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन का कोई भी साइन जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमारा गोल जो है वो अचीव हो गया। अगला नर्सिंग डायग्नोसिस जो रहता है वो रहता है नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिसीज़ कंडीशन एंड ट्रीटमेंट। तो डिसीज़ कंडीशन जो है और ट्रीटमेंट जो है उससे रिलेटेड पेशेंट का नॉलेज जो है वो कम है, पेशेंट को बीमारी के बारे में जानकारी नहीं है। तो इसके लिए हमारा जो गोल जो रहेगा वो रहेगा कि पेशेंट जो है उसका नॉलेज जो है उसको इम्प्रूव करना। और इसके लिए जो नर्सिंग इंटरवेंशन जो रहेंगे हमारे वो रहेंगे, पहला तो पेशेंट का नॉलेज लेवल जो है उसको असेस करना, पेशेंट बीमारी के बारे में कितनी जानकारी रखता है उसका पता लगाना ताकि हमें पेशेंट जो है उसके नॉलेज का पता चल जाए। अगला, असिस्ट पेशेंट टू आइडेंटिफाई चेंज रिलेटेड टू इलनेस। तो बीमारी के कारण से पेशेंट के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको पेशेंट को असिस्ट करना है, पेशेंट को बता देना है ताकि पेशेंट जो है वो अपनी बीमारी के बारे में अच्छे से समझ सके। एक, पेशेंट जो है उसको ओरल और रिटन इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी है। ओरल रिटन इन्फॉर्मेशन जो पेशेंट को देनी है वो रहेगी, एक तो रीनल फंक्शन जो है किडनी के फंक्शन और फेलियर संबंधी जो भी जानकारी है वो, एक फ्लूइड इंटेक कितना करना है पेशेंट को, और साथ ही फ्लूइड जो है उसमें कितना रेस्ट्रिक्शन करना है वो, एक डाइटरी रेस्ट्रिक्शन जो है मतलब क्या उसको खाना है क्या नहीं खाना है, सोडियम या नमक कितना लेना है, इसके बारे में। एक मेडिकेशन जो है उसके बारे में पेशेंट जो है उसको बता देना कि कौन कौन सी मेडिकेशन है, वो मेडिकेशन उसको कैसे लेनी है, और फॉलोअप शेड्यूल जो होता है कि अगली बार उसको कब आना है, इन सब के बारे में उसको पेशेंट को लिखित रूप में और ओरल रूप में, मौखिक रूप में जानकारी दे देनी है ताकि पेशेंट जो है वो क्या कर सकता है, इन जानकारी का उपयोग जो है वो अपने डाउट जो भी है घर जाने के बाद उसको दूर करने में कर सकता है। इसके लिए जो इवैल्यूएशन जो रहेगा इसमें वो रह जाएगा कि पेशेंट जो है उसका नॉलेज लेवल जो है वो इम्प्रूव हो गया है, पेशेंट जो है अपनी बीमारी के बारे में अच्छे से जान पाया है। तो ये था यूरिनरी सिस्टम या किडनी से रिलेटेड डिसीज़ कंडीशन जो भी है उनका कॉमन नर्सिंग केयर प्लान। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नर्वस सिस्टम जो इससे रिलेटेड डिसीज़ कंडीशन का कॉमन नर्सिंग केयर प्लान जो है उसके बारे में बात करेंगे। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।